क्या आप जानते हैं नादिर शाह कौन था जिसने मुग़ल सेना को काफ़ी बड़ी टक्कर दी थी। मुग़लों के इतिहास में मुग़लों के और राजाओं के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो शायद ही आप लोगों को पता होंगी। आपको बता दें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि नादिर शाह फ़ारस का था। आपको बताते हैं कि मुग़लों को हराने वाला जो नादिर शाह था वो फ़ारस का था। फ़ारस कौन है, कहाँ से आया? बेहद ही नफ़रत थी नादिर शाह को। वो अपने दुश्मनों से बेहद ही नफ़रत करते थे और किसी भी हाल में उनको बख्शते नहीं थे। ईरान के चुंगल का मतलब है क्या है? अफ़गानिस्तान को ईरान के चुंगल से भी उसी ने आज़ाद करवाया था। चुंगल का मतलब होता है किसी के ट्रैप में किसी देश का होना, और वाहवाही लूटी थी। नादिर शाह का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस था उस टाइम पर, और नादिर शाह फ़ारस ने ही कई क्षेत्रों को बेदखल किया था, जिस वजह से वो फेमस हो गया था। और कई क्षेत्रों को बेदखल करने के बाद जब वो फेमस हुआ तो उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ गई थी। सभी क्षेत्रों को उसने बेदखल करके खुद ही ईरान का बादशाह घोषित कर दिया था और बादशाह का राज तिलक करवा लिया। इसके बाद नादिर शाह फ़ारस ने ईरानों को भी हरा दिया था और फिर दिल्ली चला गया था। ईरानों को हराने के बाद जब दिल्ली वो पहुंचा तो फिर नादिर शाह फ़ारस ने भारत पर भी हमला करके दिल्ली को जीत लिया था। जैसे ही दिल्ली उसके अंडर में आई तो यही नहीं, मुग़लों को हराने के बाद फिर नादिर शाह फ़ारस कोहिनूर का हीरा ले गया था। नादिर शाह फ़ारस इसलिए जाना जाता है। और कोहिनूर हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है। जो इस हीरे के लिए तो ब्रिटिश ने भी काफ़ी चने चबाए थे। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें आईआईटी कानपुर ने एक और कारनामा कर दिखाया है। आईआईटी कानपुर ने बनाया है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस सुसाइड ड्रोन। जाने इस ड्रोन की क्या क्या खासियतें हैं। तो ये आपको बताएं कि आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर ने ऐसा सुसाइड ड्रोन बनाया है जो 100 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के अड्डे पर हमला कर सकता है, और इसमें 6 किलोग्राम वजनी हथियार यानी विस्फोट लगाया जा सकता है। ये तो काफ़ी फेमस है, काफ़ी बढ़िया है। एयरो स्पेस डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर सुब्रमण्यम सदराला ने बताया कि इसमें स्टॉल्ड टेक्नोलॉजी लगी है, इसलिए इस ड्रोन को दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते। स्टॉल्थ टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी होती है। टारगेट डिस्ट्रक्शन ट्रायल अगले 6 महीने में होंगे। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सदराला ने बताया कि हम इस ड्रोन को DRDO के DYSL प्रोजेक्ट के तहत पिछले 1 साल से तैयार कर रहे हैं। यह एक कामिकेज ड्रोन है। इसे तीनों सेनाओं के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे नभ हो या गगन हो। इसकी लंबाई करीब 2 मीटर है। यह फोल्डेबल है, मतलब 2 मीटर से कम हो सकता है। इसमें कैमरा और इंफ्रारेड सेंसर भी लगे हुए हैं। इसे कैनिस्टर या कैटापल्ट से लॉन्च किया जा सकता है। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजुअल गाइडेंस की मदद से दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर सकता है। यह ड्रोन प्रोफेसर सदराला ने बताया कि जो इन्होंने बनाया है कि दुश्मन भले ही GPS ब्लॉक कर दे, लेकिन यह ड्रोन दुश्मन टारगेट को पकड़ लेगा और उसे तबाह कर देगा। यह बैटरी से चलने वाला सुसाइड ड्रोन है। यह रात में भी हमला कर सकता है। प्रोफेसर सदराला काफ़ी फेमस प्रोफेसर हैं। उनका ध्यान पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन डिफेंस के लिए रहता है। ये लॉन्च के 40 मिनट के अंदर
दुश्मन के 100 किलोमीटर की टेरिटरी में घुसकर तबाही मचा सकता है। इस समय हाइब्रिड युद्ध का समय है, इसलिए ऐसे आत्मघाती ड्रोन्स की ज़रूरत हर देश को है। तो अगर हमारे देश पर थाउजेंड्स ऑफ नंबर में ड्रोन होंगे तो हमारा देश और ज़्यादा सशक्त और मजबूत होगा, और चाइना जैसे धोखेबाज है ना मौका परस्त देश को जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। यह ड्रोन अपने टारगेट में सिर्फ 2 मीटर ही डेविएट हो सकता है। इसे जल्दी ही वॉरहेड के साथ टेस्ट किया जाएगा। वॉरहेड पे लगा दो न्यूक्लियर पावर। ड्रोन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया गया ताकि दुश्मन का रडार या कैमरा इसे आसानी से नहीं पकड़ पाए। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसे रडार नहीं पकड़ सकता। यह कम से कम 100 मीटर और अधिकतम 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। यह ड्रोन बनाने में डिफेंस कॉरिडोर के तहत फंड्स मिले हैं। ये काफ़ी रोचक जानकारी थी दोस्तों आपके लिए। जय हिंद। क्या आपको पता है भारत श्री हरिकोटा से ही क्यों रॉकेट को भेजता है? क्या आप जानना चाहेंगे? ज़रूर, मैं आपको बताने वाला हूँ यही रहस्य। ये रहस्य काफ़ी बढ़िया और रोचक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आपको बता दें, श्री हरिकोटा कम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में श्री हरिकोटा का नाम ही काफ़ी है। देश के ज़्यादातर रॉकेट या सैटेलाइट श्री हरिकोटा से ही क्यों छोड़े जाते हैं? क्या आपको इसकी जानकारी है? मैं आपको बताता हूँ। मालूम हो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा में स्थित है। ठीक है, आपको बताएं, यह एक स्पिंडल शेप का आइलैंड है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब ये आइलैंड क्या होते हैं कि पानी से घिरे हुए एरिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। इक्वेटर से श्री हरिकोटा की करीबी यहाँ से लॉन्च होने की बड़ी वजह है। ये सबसे बड़ी वजह है, मतलब इक्वेटर के थोड़ा सा पास है, इसलिए लॉन्चिंग होती है। सैटेलाइट्स अगर हम देखें, श्री हरिकोटा आइलैंड को 1969 में सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में चूज किया गया था। और इतनी बढ़िया और सुंदर जगह है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है आसपास। साल 1971 में RH-125 साउंडिंग रॉकेट की लॉन्चिंग के साथ यह सेंटर ऑपरेशनल हो गया, मतलब काफ़ी फेमस हो गया और यहीं से सारे ऑपरेशन होने लगे। अब आपको बताएं, श्री हरिकोटा के पूर्वी तट पर स्थित होने से इसे अतिरिक्त 0.4 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिलती है। किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी काफ़ी बढ़िया है ना। अब आपको बताएं, श्री हरिकोटा नेशनल हाईवे NH5 पर स्थित है। ज़मीन, हवा, पानी, हर तरह से यहाँ पहुँचना आसान है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्व का सबसे अच्छा जगह है। यहाँ से नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी है जो 20 किलोमीटर दूर है, और चेन्नई के इंटरनेशनल पोर्ट 70 किलोमीटर दूर है चेन्नई का। लॉन्चिंग पैड, हमारे देश में 2 लॉन्चिंग पैड हैं, एक श्री हरिकोटा, दूसरा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम। आपको बताएं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन मिलती है। और इस टाइप की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, बस उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपको बताएं, इजराइल एक ऐसा इकलौता देश है जहां पर यहूदी रहते हैं, काफ़ी शांत स्वभाव के, लेकिन जब उन पर कोई अटैक करता है तो तुरंत वो जवाब देते हैं। आपको बताएं कि इकलौते देश में ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन उनका दिमाग, उनकी मेहनत, कड़ी मेहनत पूरी दुनिया में
जानी जाती है और कुछ देश उसके विरोधी भी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इजराइल के घरेलू मामले में दखल अंदाजी कर दी? किसने? यूएस ने। तो इसलिए नेतन्याहू बोले यूएस से कि इजराइल के घरेलू मामलों में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है। यूएस का नाम लिए बगैर ये नेतन्याहू ने बोला है। नेतन्याहू एक ऐसे पीएम हैं जो अपने ही कुछ रूल्स रेगुलेशन या फिर लॉ की वजह से घिर गए। पिछले 7 महीने से इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कानून बनाया है जिससे पूरा देश उबल रहा है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो आपकी न्यायपालिका है उसे काफ़ी सारा डेमोरलाइज़ किया गया है और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। तो इसी का नाम लेते हुए उन्होंने यूएस से बोला है कि टिप्पणियां करना सही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की इजराइल पर टिप्पणियों को पहली बार नेतन्याहू ने जवाब दिया है। देखो, किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, अपना काम करो। इजरायली न्यायिक सुधार जुडिशियल ओवरहॉल बिल पास होने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। घर में विरोध का सामना कर रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका समेत कुछ वेस्टर्न पावर्स भी दबे सुर में आलोचना करना शुरू कर दिया है। अब नेतन्याहू ने जवाब दिया है। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए साफ कर दिया है कि इजराइल घरेलू मामलों में किसी दखल अंदाजी को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 16 साल से सत्ता में हूँ। समझ रहे हैं, 16 साल कम नहीं है। मैंने किसी दूसरे देश के बारे में कमेंट नहीं किया। मैं चाहूँगा कि आप भी इससे दूर रहें तो अच्छा ही होगा। बाइडेन ने इजराइल में जारी सियासी बवाल पर 2 बयान दिए थे। इनमें से एक में नेतन्याहू की सीधी आलोचना थी और दूसरा कुछ और है। चलिए उन सब बातों को डिस्कस करते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई बवाल होने लगता है, हर रोज़ कोई आता है सलाह दे देता है। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू ने नेतन्याहू ने इजरायली सियासत और जुडिशियल रिफॉर्म बिल से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। कहा कि हमें दूसरे देशों से हर रोज़ कोई ना कोई सलाह दी जाती है। मैं 16 साल से सत्ता में हूँ। मैंने कभी किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं की। दूसरे देशों को भी यही करना चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का नाम लिए बगैर इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, दूसरे देशों में क्या चल रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी की क्या हालत है, मैंने कभी इस पर कोई चर्चा नहीं की, न कुछ कहा, क्योंकि उनके घरेलू मामलात हैं। लेकिन इजराइल पर हर कोई बोलना चाहता है। आखिर क्यों? फ्रांस में दंगे हुए, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना कहना चाहा कि इजराइल का सुप्रीम कोर्ट और संसद जुडिशियल रिफॉर्म्स पर बात कर रहे हैं। हम मामला सुलझा लेंगे, बातचीत चल रही है। एक सवाल के जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल आज़ाद मुल्क है और लोकतंत्र भी है। यहाँ पर भी चुने हुए लोग संसद में बैठते हैं, ऐरा गैरा नहीं बैठते। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि बतौर मुल्क हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लिहाजा गैर जरूरी कमेंट से बचें। अमेरिका की तरफ से इजराइल पर कमेंट के बीच चीन के एम्बेसडर रविवार को नेतन्याहू से मिले और उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लिखी किताब गिफ्ट की। अमेरिका और इजराइल के बीच जारी बयानबाजी का चीन फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और इसी का जिक्र करते हुए ये बयान आया है। 2025 तक फ्रीज कर दें बिल। क्या मतलब है? बिल के विरोध में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच इजराइल के अपोजिशन लीडर एयर लैपिड ने रविवार को एक अहम बात कही। उन्होंने कहा, सरकार ने बिल भले ही पास कर दिया हो, लेकिन मेरी अपील है और सलाह है कि इसे 18 महीने के लिए फ्रीज कर देना चाहिए। इस दौरान इस पर विचार करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि संसद एकजुट होकर इस पर राय दे और चर्चा करें। जुडिशियल रिफॉर्म या ओवरहॉल बिल को नेतन्याहू के विरोधी लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें मिलिट्री पर्सनल भी शामिल हैं और अब बिल पर एक नज़र आपको डाल करके समझाते हैं। नेतन्याहू सरकार ने पिछले हफ्ते सियासी तौर पर एक बड़ी जीत हासिल की थी। इजरायली संसद सीनेट ने जुडिशियल से जुड़े एक अहम बिल को पास कर दिया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस बिल के पास होने के बाद देश की कोई भी अदालत मोटे तौर पर सरकार या किसी मिनिस्टर द्वारा दिए गए ऑर्डर पर रोक नहीं लगा सकती। इस बिल से जुड़ी 2 जरूरी बातें आप जान लीजिए। पहली, जुडिशियल ओवरहॉल या जुडिशियल रिफॉर्म एक लंबा प्रोसेस होता है और इसमें कई बिल पास होने हैं। अभी सिर्फ एक बिल पास हुआ है। दूसरी, बिल में
जो बिल होता है कुछ बदलाव किए गए हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो सरकार के फैसलों को अदालतें रोक तो नहीं पाएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी थोप सकेगी। उसे हर आदेश के पीछे के कारण न सिर्फ बताने होंगे बल्कि उसे साबित भी करने होंगे। जुडिशियल ओवरहॉल को लेकर इजराइल में ज़बरदस्त विरोध था। वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने इसका बायकॉट भी किया तो संसद के बाहर हजारों लोग नेतन्याहू सरकार को उनके खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था। इजराइल के अखबार हैरात के मुताबिक 2 दिन पहले ही सर्जरी के जरिए पेस मेकर लगवाकर लौटे नेतन्याहू ने इस बिल को पास कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जुडिशियल ओवरहॉल के मोर्चे पर उन्होंने पहली और सबसे अहम जीत तो हासिल कर ली। वोटिंग की बात करें तो बिल के पक्ष में 64 वोट पड़े और विरोध में 0 वोट। इसका मतलब जो विपक्ष था उसने चालाकी की और बायकॉट कर गया। अगर वो चाहता तो विरोध में वोट कर देता। इसकी वजह ये है कि अपोजिशन ने वोटिंग का बायकॉट किया। बायकॉट करना कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सपोर्ट कर रहा है। सरकार ने आखिरी वक्त तक विपक्ष से बातचीत की, इससे बिल में बदलाव करने के लिए भी सुझाव देने के लिए कहा। बहरहाल अपोजिशन गठबंधन तैयार नहीं हुआ और उसने वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया। आपको बताएं इस बिल के मायने क्या हैं, ये समझिए। इजराइल में ज़्यादातर सरकारें गठबंधन यानी अलायंस वाली होती हैं। इसकी वजह ये है कि कई छोटी छोटी पार्टियां हैं और किसी एक को बहुमत मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरी बात ये भी है कि अगर सरकार या कोई मिनिस्टर कोई ऑर्डर जारी करता है तो उन्हें फ़ौरन कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और इसकी वजह सियासी ज़्यादा होती है। नेतन्याहू सरकार का दावा है कि अदालतें कई बार ताकत का बेजा इस्तेमाल करती हैं और अहम काम पर रोक लगा देती हैं, इसलिए पावर बैलेंसिंग की काफ़ी ज़रूरत है। जाहिर है विपक्ष और लोकतंत्र समर्थक संगठनों की दलील अलग होगी। वो कहते हैं कि नेतन्याहू पर करप्शन के कई केसेस हैं, वो खुद को बचाने के लिए तमाम कवायद कर रहे हैं। अगर जुडिशरी कमज़ोर हुई तो सरकार मनमानी करेगी, मन मर्जी से अहम ओहदे पर पसंदीदा लोग अपॉइंट किए जाएंगे। कुल मिलाकर इसे तानाशाही बढ़ेगी और लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। जय हिंद। जानते हैं कि भारत के दोस्त जो हैं वो कम हैं, 1 या 2 हैं और दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। एक दुश्मन तो हमारा पड़ोसी ही है, एक ऐसा दुश्मन है जो आपका कहा नहीं जाता कि वो दुश्मन है, आप समझ रहे होंगे, लाल झंडे वाला, और है पड़ोसी चुट्टू सा, और उसे तो हम सबक सिखा के ही रहेंगे और पीओ को लेके रहेंगे। लेकिन कुछ और लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है भारत की तरक्की से। अब उनके मुंह को बंद करने के लिए भारत ने वही सारे एजेंडे और तरीके अपनाने शुरू कर दिए जो पिछले 60 साल से किए जाने चाहिए थे। मैं बात कर रहा हूँ अज़रबैजान की। अब बात देश के उस दुश्मन की जानी है जिसे एक डील से भारत ने बेचैन कर दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर बहुत उछल रहा था, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और तुर्की की भी ज़बान बोलने लगा था और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देकर उसे काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है और तुर्की की ज़ुबान बोलने का खामियाजा अज़रबैजान को अच्छे से भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हमने आर्मेनिया के जंगी जखीरे में मेड इन इंडिया डेडली वेपन्स दे चुके हैं। अब अगर जंग हुई तो आर्मेनिया हिंदुस्तानी हथियारों से अज़रबैजान को छक्के छुड़ा देगा और उसे धूल चटा देगा। और ये है बहुत इंटरेस्टिंग बात। पूरी खबर के लिए देखें नेक्स्ट वीडियो।